महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल-पुथल कोई सामान्य घटना नहीं है? क्या ये संदेश है राजनीतिक के एक बड़े दाग को? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार अंतिम सांसें गिन रही है दोस्तों। ठाकरे के सामने अब एक नई चुनौती सरकार नहीं, पार्टी बचाने की है, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्या वो शिवसेना को बचा पाएगी। इस राज्य का राजनीतिक घटनाक्रम सभी परिवारवादी पार्टियों के लिए एक सबक है। बेटे को आगे बढ़ाने के फेर में सरकार और पार्टी जाती हुई दिख रही है, और ऐसा नहीं हुआ। परिवारवाद में जो भी पार्टी आई है उसका यही हश्र हुआ। शिवसेना में बगावत महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। यह बदलाव पीढ़ी परिवर्तन के मार्ग भी प्रशस्त करेगा दोस्तों। ठाकरे के साथ पवार, जितने भी पवार हैं और चौहानों के दिन जा रहे हैं, या कहिए कि चले गए हैं। तो कहावत है, और ये कहावत शायद सबने सुना होगा कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, गांधी परिवार मिलकर पिछले 2.5 साल से भाजपा पर लगातार हमला कर रहे थे। उनके निशाने पर राज्य का भाजपा नेतृत्व कम और राष्ट्र नेतृत्व ज्यादा था। राष्ट्र नेतृत्व को ठाकरे एंड कंपनी गालियां दे रहे थे। उनके मरने की इच्छा बार बार जाहिर की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप सुन रहे थे। यह सारे कर्म ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के गले का पत्थर बन गया। मोदी नहीं, जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, सीधा सीधा कुछ नहीं किया, यही कहा जाता है। बस वह किया जो हर बुद्धिमान राजनेता करता है, वैसे घर में झगड़ा लगवा दिया बस। आजकल भारतीय राजनीति के बारे में बात करते हुए महाभारत के उस घटनाक्रम की याद आ जाती है जिसमें सत्ता के बंटवारे की बेईमानी और हठ धर्मिता कौरवों को ले डूबी थी। जो 5 गांव नहीं दे पाते थे, उन्होंने पूरा राजपाट देना पड़ता है लास्ट में, याद है ना आपको। यह बात कौरवों से महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार को सीखना चाहिए था कि महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री पद पर भाजपा का दावा स्वाभाविक था। पर शिवसेना अचानक यह दावा करने लगी कि भाजपा ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। अब शिवसेना के विधायक ही कह रहे हैं कि यह झूठ था, यानी कि भाजपा ने ऐसा कभी कोई वादा किया ही नहीं था। मतलब समझ रहे हैं आप इसका, कि महाराष्ट्र में जो भी हो रहा था वह भले ही शिवसेना का अंदरूनी मामला लग रहा हो, लेकिन इस घटनाक्रम ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की बहुत बड़ी रणनीतिकार की छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस सरकार के मुखिया भले ही उद्धव ठाकरे हो, लेकिन इस सरकार की चाबी हमेशा से शरद पवार को ही मिली थी। शिवसेना के बगावत में वह कुछ नहीं कर सकते थे, पर जिस सरकार को उन्होंने बनाया था, जिसे वो बाहर से चला रहे थे, उसमें इतने बड़े संकट कि उन्हें आहट नहीं लगी। क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है? क्या आपको इससे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं लग रहा? एक जमाने में सिर्फ 6 विधायक लेकर अपना राज्यसभा उम्मीदवार जिता लेने वाला शरद पवार राज्य में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में एक युवा नेता देवेंद्र फडणवीस से मात खा गए। कैसे संभव है ये? शिवसेना में बगावत यह बता रही है कि पार्टी और सरकार दोनों ही अब उद्धव से चलने वाले नहीं है। यह घटनाक्रम देश के लेफ्ट और लिबरल बिरादरी के मुंह पे एक करारा तमाचा है दोस्तों। यह बिरादरी पिछले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे को देश का सबसे योग्य मुख्यमंत्री बता रही है। उन लोगों की नजर में उद्धव ठाकरे की योग्यता का प्रमाण यही है कि उसने भाजपा को 2.5 वर्षों तक सत्ता में आने से रोक दिया, इसलिए वो सबसे महान और योग्य मुख्यमंत्री है। विडंबना देखिए, किसी मुद्दे पर सरकार जा रही है। बगावत का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि सत्ता के लिए हम हिंदुत्व का रास्ता नहीं छोड़ सकते और भाजपा की सरकार बननी चाहिए। मतलब ऐसा पहली बार होगा इतिहास में कि किसी ने हिंदुत्व के लिए सत्ता को छोड़ दिया। ठाकरे के लिए सरकार बचाना तो अब संभव नहीं रह गया है। अब सवाल है कि क्या वो पार्टी को बचा पाएंगे, शिवसेना को बचा पाएंगे? शिंदे के बयान संकेत कर रहे हैं कि ये यही नहीं रुकेंगे, बल्कि पार्टी के कब्जे की कोशिश भी करेंगे। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी अब यही चाहता है। सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के दूसरे चंद्रबाबू नायडू बनेंगे? जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने धनानंद की भांति बन गए और अपने ससुर एनटी रामाराव की पार्टी पर कब्जा कर लिया, क्या शिंदे भी वही करने वाले हैं?
क्या फिर से एक बार इतिहास महाराष्ट्र का दोहराने वाला है? एनटी रामाराव की पार्टी पर कब्जा करना इसलिए आसान हो गया था कि चंद्रबाबू नायडू के लिए, क्योंकि एनटी की पकड़ संगठन में कमजोर पड़ गई और चंद्रबाबू नायडू अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहे। तो क्या एकनाथ शिंदे के साथ भी ही एकता है? और एकता में बल है, ये तो हमने हमेशा से सुना था, पर एकता का असर क्या होता है और ये कहावत कितना सच है, ये हमने देख लिया। महाराष्ट्र का घटनाक्रम उन सभी परिवारवादी पार्टियों के लिए एक सबक है जहां संगठन और सरकार के फैसले खाने की मेज और बेडरूम में होते हैं, वहां पार्टी का खत्म होना अवश्य भावी हो जाता है। आम कार्यकर्ता संगठन विचारधारा से जुड़ा होता है, वह किसी नेता का बंधुआ मजदूर नहीं होता। जिस नेता को यह गलतफहमी हो जाए कि कार्यकर्ता उसका अंधभक्त मजदूर है, उसका पतन तो तय हो ही जाता है। इतना नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के संकट में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, जबकि वो अघाड़ी सरकार में शामिल है। कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन राष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। पूरी विपक्षी राजनीति में यही बिखराव, कहीं ठहराव, कहीं टकराव और कहीं पराजित भाव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि हम राजनीति के फिशिंग लाइन तक पहुंच नहीं सकते हैं, या विपक्ष राजनीति के फाइनेंशियल तक पहुंचने की अपनी इच्छा शक्ति को भी खो चुका है। फिनिश लाइन तक वो कभी पहुंचना ही नहीं चाहता है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या विपक्ष फिनिश लाइन तकनीक की भी पहुंचने की सोचेगा, और अगर सोचता भी है तो कब? सवाल ये उठता है। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो केवल उद्धव ठाकरे के राजनीतिक पतन की कहानी नहीं बता रहा, राज्य के सबसे कट्टावर मराठा नेता शरद पवार राजनीतिक पतन की कहानी भी कह रहा है। इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यह देवेंद्र फडणवीस के सबसे लोकप्रिय और कट्टावर नेता के उभरने की भी कहानी है। अब वह महाराष्ट्र में भाजपा के निर्विवाद पूर्ण रूप से सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। यह मानकर चला जाना चाहिए कि एकनाथ के रूप में भाजपा को एक लोकप्रिय मराठा नेता के साथ मिलने वाला है। एकनाथ भाजपा में आए या शिवसेना में कब्ज करे, कम से कम हिंदुत्व की विचारधारा के मुद्दे पर एकनाथ भाजपा के रास्ते पर ही चलेंगे, इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं और शायद तसल्ली भी रख सकते हैं। इन सब बातों और घटनाक्रम का निष्कर्ष क्या है, इस पर कभी विचार कीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत के फायदे के लिए कुछ नहीं करते, और इस बात का तो यकीन शायद सबको हो गया होगा। उनकी रणनीति लंबे समय के लिए होती है। वह सिर्फ अपने कार्यकाल का नहीं सोच रहे, वह भाजपा का आने वाला कल भी सुरक्षित कर रहे हैं। वह यह प्रबंध कर रहे हैं कि उनके बाद आने वाले लोगों को वो परिश्रम ना करना पड़े जो वो उन्होंने किया और जो कर रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन में केवल पीढ़ी परिवर्तन पर ही ध्यान नहीं रहता, नेतृत्व की गुणवत्ता की जांच परख भी की जाती है। महाराष्ट्र का मामला हो या राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार का प्रकरण हो या मंत्रिमंडल में चयन का मामला हो, सबसे बड़ा अगर मैं लिटमस टेस्ट होता है विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता। जो नए लोग लाए जाते हैं और उनमें से इसका ध्यान रखने की कोशिश होती है कि कुल मिलाकर भाजपा और विपक्ष में होड़ लगी है कि कौन बेहतर होता जाएगा और कौन और किसका पतन होता जाएगा। उद्धव की दुर्गति से जिनकी रातों की नींद उड़ गई होंगी, उनके नाम पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या क्या लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये भूचाल आया है, तो इस भूचाल और इस भूकंप का असर किन किन राजनेताओं पे पड़ा होगा, किन किन मीडिया कर्मियों पे पड़ा होगा, किन किन मीडिया हाउस पे पड़ा होगा और किन किन एक्टिविस्ट पे पड़ा होगा जो खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। किसको कितना असर पड़ा है और आपको क्या लगता है उन सेलेक्टेड नाम कौन कौन से होंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अंत में जाते जाते सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी, हमारे सनातन संस्कृति में जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन का पूरा क्रियाक्रम की प्रक्रिया होती है, और ये जून का महीना है, ये वही जून का महीना है जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, और किस तरीके से मृत्यु की गई थी ये हम सभी को पता है। और सामने भले ही इसको कितना भी पर्दा डाला गया हो, लेकिन सच्चाई हम सबके सामने है। वो महीना फिर से वापस आ चुका है और उसका असर हम देख रहे हैं। ये वही सरकार है जिसने हर चीज को छुपाने की कोशिश की, हर गलत काम को ढकने की कोशिश की और बढ़ावा दिया। ये उसी की पुलिस है। इतना ही नहीं, ये वही सरकार है, ये यही मुख्यमंत्री है जिसने एक ट्रू नेशनलिस्ट मीडिया
अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से ठीक करवा चौथ के दिन घर से उठवाया था। ये वही उद्धव ठाकरे है जो मौन होके सारा ड्रामा देखती रही जब पालघर के संत साधुओं को लिंचिंग की गई, दिन दहाड़े बीच में उनके साथ मारपीट करके उन्हें मार मार के हमेशा के लिए लहूलुहान करके शांत कर दिया गया। पर ये सरकार चुप रही। हमेशा से कही हूं और हमेशा से मैं मानती हूं कि संतों की आह कभी भी बख्शेगा नहीं। और बाद में कंगना रनौत जो भले ही अब हिंदू शेरनी का टैग जो फ्री में मिला था वो ना हो, लेकिन उनकी बात कही हुई एक बात भी सत्य हो गई कि ये वक्त का पहिया है, कल तेरा है तो आज मेरा है और कर्म का फेर है। एंड कर्मा किसी को नहीं बख्शती है। तो एक दिन जब किसी का घर तोड़वाया था एमसीडी और किस तरीके से बीएमसी के साथ मिलकर, और आज खुद के घर को छोड़कर सीएम आवास को छोड़ना पड़ा और अपने मातोश्री में जाना पड़ा, तो ये कर्म का फेर है, घूमेगा और ये सबके लिए लागू होता है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो आपको होमवर्क मिला है। बाकी आप जितने भी मेरी सहायता करते हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही सनातन परिवार को बढ़ाते रहे, चैनल पे बने रहे और यूं ही प्यार देते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।